औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। जी जनाब, आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो मौसूल हो सके। चलिए जनाब, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं इस्लामिक तालीमात से स्टार्ट करूंगा अपना टॉपिक और लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का कितना फुकदान है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर होता है और उनके पास एक आदमी शिकायत लेके आता है कि फ़लाँ इलाके का गवर्नर है, वहाँ पे मुकाबले मुनक्कद हो रहे थे घोड़सवारी के, तो मेरे बेटे ने वो मुकाबला जीत लिया और गवर्नर के बेटे ने ये कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे से आगे निकल गए, तुम्हें मेरे रुतबे और मेरे मर्तबे का एहतमाम करना चाहिए था और तुम्हें ये रेस मेरे से नहीं जीतनी चाहिए थी। जैसे ही ये बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचती है तो वो उस इलाके के गवर्नर को फौरी तौर पर अपने पास तलब करते हैं और उन्हें ये भी हदायत में जारी करते हैं कि जी आप अपने बेटे को भी साथ लेके आना। वो आदमी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मैसेज सुन के अपने बेटे को साथ लेके फौरी तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह अदालत में पेश होता है और वहाँ पे दूसरे फ़रीक़ैन भी बैठे होते हैं। उधर चूँकि उसने जीती होती है रेस और उस बंदे के बच्चे ने उसके बच्चे को मारा होता है, यानी अच्छे खासे तरीके से, बुरे तरीके से इतनी मारपीट की होती है कि वो ज़ख्मी हो चुका होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या खूबसूरत इंसाफ फरमाते हैं और हदायत जारी करते हैं उस आदमी को कि अपने बेटे से कहो कि ये हंटर पकड़े और गवर्नर के बेटे को मारना शुरू करे, इतना मारना शुरू करे जितना कि इसने उसको मारा है। वो उठाता है हंटर और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। मारते मारते इतना मारते हैं कि उस बंदे के मुंह से, नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जितना वो मारते हैं, जितना उन्होंने उनको मारा होता है, स्टेज पे जाके हिसाब बराबर होने के बाद वो हंटर को नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जी हंटर दोबारा उठाओ और इसके बाप को भी मारना शुरू करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं वो इसलिए क्योंकि इसने अपने बेटे की तरबियत नहीं की और उसके बाप से मुतासर होके नहीं, बल्कि इस्लामिक तालीमात के तरीक़ाकार के मुताबिक इसने तरबियत नहीं की अपनी। ये सारी खामियां आजकल हमारी सोसाइटी में भी मौजूद है। वो बंदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इल्तिजा करता है कि नहीं, इसके बाप की तो कोई गलती नहीं, इसके बाप को छोड़ दें जो है। हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बाप से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ाद पैदा किया था, तुमने इंसानों को कब से अपना ग़ुलाम समझना शुरू कर लिया। ये है इस्लामिक तालीमात, ये तरीक़ाकार है हमारे इस्लाम का, जहाँ पे इंसाफ पसंदी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में चोरी का एक मुकदमा आता है। एक बाअसर घराने की औरत होती है, वहाँ पे सिफारशी लोग पहुँच जाते हैं। वो उस औरत की सिफारिश करते हैं कि जी इसे छोड़ दिया जाए, हमारा कबीला बहुत बड़ा है, हम लोग रुतबे में बहुत बड़े हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर इनकी जगह मेरी अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी होती तो मैं उनके लिए भी ये सज़ा तजवीज़ करता। इस्लाम का जो बेसिक पहलू है ना, वो मबनी है जनाब अली अदल इंसाफ के ऊपर, यानी कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अदल इंसाफ से मबरा नहीं है। हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक बंदा जुर्म कर रहे, क्राइम उसका डन हो गया, शहादतों से साबित हो गया, तो आप सिफारिशें करनी शुरू कर दो या आप सिफारिशों के सिलसिला में उस पर्सन के सेल के ऊपर ही कॉलिंग करनी शुरू कर दो। है कहीं? बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? मजमा लगाओ, मजमे के सामने पनिशमेंट दो। यानी आजकल के दौर के लिहाज से हम देखें तो मीडिया के ऊपर उसे पनिशमेंट दो ताकि वो हाईलाइट हो सके जो है।
बात की समझ आ रही है आप सबको मेरी यहाँ तक जो है? आगे चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त थे, उनकी अदालत लगी होती है। उनके दरबार में एक शख्स आता है और वो सबको एक एक चादर मिली होती है इनाम में। वो देखता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बदन पर 2 चादरें हैं। तो वो क्वेश्चन करता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि आपके एक के बजाय 2 चादरें कैसी आईं, 2 चादरें आपके कैसी? तो जब एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त के, और उस वक्त के मुसन्निफ़ थे, फ़ैसले देते होते थे, उस वक्त के जज आप कह सकते हैं, काजी कह सकते हैं, काजी से सवाल पूछ सकता है। तो आजकल ऐसा क्यों नहीं? उसमें सबसे बड़ी रीज़न बताऊँ क्या है कि हम लोगों ने जो इस्लामी इक़्तिदार है ना, इस्लामिक कदरों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप खो रहे हैं। अगर कोई बंदा ऐसे करता है, एक्शन होता है या इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो हम क्या कहते हैं कि जी इस बंदे ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, यानी कानून की खिलाफ वर्जी की है। भाई उसने कैसे कानून की खिलाफ वर्जी की है? इस्लाम का तो तरा इम्तियाज़ यही है जो मैंने आपको कुछ देर पहले अभी शेयर करके समझाया है कि वहाँ पे अगर एक जज भी गलती करता है तो जज जवाब दे देने का पाबंद है। किसको? जो शख्स उससे क्वेश्चन करे। ये नहीं होता कि कानून से कोई भी बंदा आला तरीन मेयार के ऊपर फाइज है। सबके ऊपर कानून की पासदारी जो है वो लाजमी करार होती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने प्यारे मज़हब इस्लाम से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। कुरान पाक को हम लोग तर्जमा और तशरीह के साथ नहीं पढ़ते, हदीस शरीफ को नहीं पढ़ते, हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पे नहीं चलते। ये हमारी मजहबी कमज़ोरी है। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, और मैं एक तल्ख़ हकीकत बयान कर रहा हूँ जिससे हमारे लाखों करोड़ों बहन भाइयों को नुकसान हो रहा है। वो तल्ख़ हकीकत क्या है? हमारी सोसाइटी में जो हमारा सिविल कोर्ट सिस्टम है ना, इधर एक बंदा, मसलन मैं जाता हूँ एक सेकंड पर्सन के अगेंस्ट, मैंने मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक बोगस केस लॉन्च करना है, तो होना क्या है जी, एप्लीकेशन जमा होनी है, पटिशन फाइल होनी है, उसके बाद जज ने पहले स्टेप के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं करनी, उसने समन इशू कर देना है बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, किसी मुसलमान पर बहुतान लगाना बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह कबीरा है ये। अब हमने पाकिस्तान किस तरह कायम दायम किया था? हमने पाकिस्तान लिया था कलमा तैयबा के बिहाफ पे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर से ही हम लोगों ने आइन ड्रिवन किया 1973 का। तो जब आपने तलब कर लिया, आपके पास शवाहिद नहीं है, आपने तलब किस बेस के ऊपर की है? सबसे बड़ा तो ये क्वेश्चन है ना। फिर नहीं जी जज ने सुनना है, जज सुनने का मजाज है, जज ये कर सकता है। भाई जब जज ही क्लर्क जैसे काम करेगा तो उस सोसाइटी के अंदर क्या बेटरमेंट आएगी? अब एक बंदा अगर बोगस डॉक्यूमेंटेशन भी दे देता है, जज जमा कर लेता है, उसकी बेस पे अगले बंदे को समन इशू कर देता है, होना क्या चाहिए? गलती क्या है? गलती पहले स्टेप पे ही मौजूद है, उसने तहकीक नहीं की। मिसाल देता हूँ, हमारा सिटी है पहला प्यारा फैसलाबाद। फैसलाबाद में हो क्या रहा है और मामलात फैसलाबाद में किस किस्म के चल रहे हैं? फैसलाबाद में प्रॉपर्टी फ्रॉड से रेलिवेंट मामला चल रहे हैं, जिसमें वकला साहिबान भी शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपको नाम लिया था, अल्लामा इकबाल लॉ चैम्बर है 39 से, वहाँ पे आतिफ एनस एडवोकेट है। इस तरह के लोग हैं जो जाली रजिस्ट्रीज बना रहे हैं, इंतकाल नंबर के बगैर ही सेल आउट करी जा रहे हैं, SCMR की खिलाफवर्जी करी जा रहे हैं 6180 की जो है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, सबूतों के बावजूद नहीं होती, ना पुलिस करती है ना कोई दूसरे इदारे करते हैं। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लाकानूनियत जनरेट होती है ऐसे माशरे में। ऐसा माशरा नीचे की तरफ आता है। ऐसे माशरे के साथ कोई बंदा किसी किस्म का तिजारती मुआहिदा करना पसंद नहीं करता। पैसा नहीं आता उस मुल्क, पैसा चला जाता है। यही वजह है कि हम जो देख रहे हैं कि इकॉनमी की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन वीक हो रही है। सोसाइटी में किसी ना किसी ने, वैसे तो हम सब पर एज ए मुस्लिम ये ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी लेनी है, ये ज़िम्मेदारी निभानी है।
कब तक? ये हमारी सोसाइटी में एक अजीब ही काम है कि करप्शन करके लोग बीच में ही इंडक्ट हैं। पनिशमेंट का कोई कल्चर ही नहीं है। हज़ारों लोगों को लूट लो, लोगों की जमा पूंजी लूट लो, हम लोगों ने एक्शन नहीं लेना। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ये हमारी दीन से दूरी का सबब है। हम लोगों ने दीन को अपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, हमारी सोसाइटी में आजकल काम क्या स्टार्ट हुआ है कि जी ये फ़लाना बंदा गद्दी नशीन है, फ़लाना बंदा अगर दूसरे बंदे को कॉल कर देगा तो मामला रिजॉल्व होगा। नहीं होगा रिजॉल्व। इस्लाम का ये नहीं है तरह इम्तियाज़ जो है। इस्लाम में सिस्टम है पनिशमेंट का, ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके उससे जो है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम लोग इन चीज़ों की खुद ही वायलेशन करते हैं। जब अमल दरामद ही नहीं कराएंगे तो एक आम बंदे के ऊपर क्या असर होगा? लोग आएंगे, अपनी जमा पूंजी लुटाते रहेंगे, लुटा के एंड ऑफ द डे कोई हार्ट पेशेंट बन जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। इस ज़रा सी गलती की वजह से पूरे के पूरे घराने तबाह हो जाएंगे। क्यों? अमल दरामद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के चैप्टर को हमने टोटली मिस्ड आउट किया है। आइन बनाया ना हमने, कहाँ से बनाया है? हमने कलमा तैयबा से बनाया। पाकिस्तान कलमे के नाम पे कायम दायम किया था। अब ये जिस तरह पुलिस का शोबा है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आप बताएं, पुलिस का शोबा या बाकी जितने भी शोबा जात हैं, जिस तरह जुडिशरी है या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस्लाम के पैरामीटर्स पर चल रहे हैं। आपने मेरी बात का बुरा नहीं बनाना, ये नहीं कहना कि मैं वायलेशन कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ही प्रूव करके बता चुका हूँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब अगर आप एक चीज़ बोगस एक्सेप्ट करते हो, उस चीज़ का वजूद ही नहीं। आपके पास एक एडवोकेट आया, उसने कहा जी मैंने तो फलाने क्लाइंट से फ़ी ली हुई है, बस आप स्टे ऑर्डर दे दें। आपने ना लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराया। आपका पहला फ़र्ज़ बनता था, आप 2 डेज़ के बाद समन इशू करते हो कि आप लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उस बंदे की रजिस्ट्री के इंतकाल को वेरीफाई कराते। आपने नहीं कराया, आपने रजिस्ट्री ब्रांच को नहीं कराया, आपने बंदे की आइडेंटिफिकेशन को भी नहीं बताया। आपने सिर्फ वकील की दरख्वास्त पे जो उसने 2 सफ़े लिखे हुए हैं, उसकी बेस के ऊपर स्टैम्प लेके अगले बंदे को समन इशू कर दिया, प्रॉपर्टी का चाहे वजूद ही ना हो। अब आपने जो स्टे ऑर्डर दिया, प्रॉपर्टी का वजूद नहीं है। 8 महीने बाद वो फैसला दूसरे बंदे के हक में आ गया जिसका वजूद था, उसने बोगस केस किया था। अब ये एक पहलू था जो आपने स्टे ऑर्डर दिया। अब जो दूसरे बंदे का आपने इस्लामिक तरीक़ाकार के मुताबिक आपने इस्लामिक रूल्स की दिचकियाँ बखेरते हुए खिलाफ वर्जी की है, उसका नुकसान किसने पूरा करना है? फिर साल साल केस चलता है। अब मैं पिछले दिनों देख रहा था, 1 साल मुद्दत कर दी। 1 साल मुद्दत भी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए 5 से 6 दिन में। आप करके देखें ऐसे, आप वेरिफिकेशन कराएं पहले स्टेप के ऊपर। किसी को आपने जो मर्जी आगे कहे जी मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, आपने फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर नहीं देना जब तक लैंड एंड रेवेन्यू से जज खुद नहीं वेरीफाई कर लेता। ठीक है, आप एडमिट कर लें, उसको एडमिट करके वेरीफाई कराएं, वेरीफाई करा के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इकट्ठे करें। अगर तो बनता हुआ करें, अगर नहीं बनता उसकी रिट को खारिज कर दें और उसे बैन भी कर दें। और बाकी जो आपका कोर्ट सिस्टम है ना, तमाम कोर्ट्स में बजरिया कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू आप फॉरवर्ड करें, ताकि वो एडवोकेट सारी उम्र कहीं काम करने के काबिल ना रहे। अब मैं अपने बात के एक लास्ट पोर्शन की तरफ चलता हूँ, जो कि सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है और इसका हमारी सोसाइटी ने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है। पूरे पाकिस्तान में हमारे ये हो रहा है कि रजिस्ट्री ब्रांच है जहाँ पे लोग ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और रजिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, इंतकाल नंबर दर्ज करवाते हैं, मुख्तलिफ़ शोबा जात में जाते हैं और हर शोबा अपनी अपनी जगह अपने अपने काम को अंजाम देता है। इधर सबसे बड़ा लूप होल क्या है, ये मैं आज आपको बताने लगा हूँ। लूप होल ये है कि चूँकि हम सारे जानते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा इन है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम लोगों ने रजिस्ट्री ब्रांच जहाँ पे जजिस की सबसे ज़्यादा तैनाती होनी चाहिए, हमने वहाँ पे जज ही नहीं कोई अपॉइंट किया। जहाँ पे एटलीस्ट 3 से 5 लोगों का पैनल होना चाहिए, हम लोगों ने वहाँ पे कोई जज ही नहीं अपॉइंट किया। यानी अगर एक बंदा आता है 25 से 30,000 रिश्वत देता है रजिस्ट्री ब्रांच को, इनोसेंट पर्सन को साथ लेके आता है, उसकी तस्वीरें बनाता है, रजिस्ट्री ब्रांच बगैर वेरिफिकेशन के रजिस्ट्री बना देगी। लैंड एंड रेवेन्यू के खाते में उसका रिकॉर्ड ही नहीं। क्यों? जिसे आप अराजी कहते हो, पटवार खाने में उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वो बंदा विक्टिम बन जाएगा। यानी एक ऐसी बड़ी जगह जहाँ पे दिन में 2000, 3000 या 100-200 तो डेली हर सिटी में होती है, रजिस्ट्रीज हो रही हैं, वहाँ आपने उनको ओपन मार्जिन दिया हुआ है कि वकील भी आएँ और करप्शन करें और लूटें पाकिस्तान के लोगों को। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और इसके अवामुन्नास का जो पैसा है ना, वो लोगों की अनथक मेहनत का नतीजा है।
हलाल तरीके से हलाल कमाई है, खून पसीने की कमाई है। ये नहीं कि इस तरह का कोई नौसरबाज वकील आके लूटता फिरे या इस तरह की कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता फिरे और बाद में पुलिस स्टेशन को भी ख़रीद ले, पुलिस स्टेशन कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म करे जो है। और जब मीडिया का प्रेशर है तो फिर दोबारा कॉल करके जान खाएं, सबूत जब मौजूद है पकड़ना ही नहीं है सबूतों के बावजूद। कॉलिंग का तो जवाब ही नहीं है, जब सबूत मौजूद है, उनकी एड्रेस है, उनको पकड़ो, जाके अरेस्ट करो आप जो है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? ये इन्हें चाहिए फौरी तौर पे। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पर पैन पाकिस्तान जितनी भी रजिस्ट्रेशन ब्रांचेज हैं जिस भी सूबे में है वहाँ पे जजेस का पैनल बनाया जाए और जो भी रजिस्ट्री है वो जजेस के पैनल की मौजूदगी में परफॉर्म हो। ना सिर्फ परफॉर्म हो, इसके अलावा वहाँ पे फौरी तौर पर एक आईटी डिपार्टमेंट बनाया जाए जहाँ पे ऑन दी स्पॉट सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को जजेस चेक करें, वेरीफाई करें, लैंड एंड रेवेन्यू को वेरीफाई करें, उसके बाद रजिस्ट्री को वेरीफाई करें, डिफरेंट सेगमेंट को वेरीफाई करने के बाद उसकी ओरिजिनलिटी वेरीफाई करने के बाद फिर रजिस्ट्री उस पर्सन के नाम पे ऊपर मुंतकिल हो और उसको फौरी तौर पर सिस्टमेटिक भी किया जाए। ये नहीं कि लैंड रेवेन्यू में रिकॉर्ड ही नहीं है, करप्ट लोग आ ही जाएँ, अपनी जेबें भर ही जाएँ और सारी करप्शन को एंजॉय करी जाए। तो मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी को पूरे पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराया जा सके। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।